आप सभी का अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप सबको कल एक प्रश्न दिया गया था, समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण था, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना बहुत जोरों पर आगे बढ़ाई जा रही है सरकार द्वारा। तो उसी से जुड़ा हुआ था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न था। और आप सब में से बहुत सारे लोगों ने लिखकर इसके उत्तर को शेयर किया है, लेकिन अभी तक चेक नहीं हो पाए थे, तो इस वीडियो के उपरांत चेक कर दिए जाएंगे। तो जो भी कमियां हैं आपकी, इस वीडियो को देखने के बाद उस कमियों को दूर करने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ एक बार फिर से उत्तर लेखन करने का भी प्रयास करिएगा। और आपको पता है कि जैसे बोला गया है कि अब आपका जो उत्तर लेखन कार्यक्रम है उसमें समसामयिक संदर्भों के भी प्रश्न रखे जाएंगे और आपका जो मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जुड़ा हुआ प्रश्न है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न जो लोग पहली बार देख रहे हैं आप प्रश्न नोट कर सकते हैं। हमारा प्रश्न था, भारत सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स घटक के उत्पादन में प्रतिकूल अवस्था में है, भारत को अपने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए। इसमें बात हो रही है कि किस प्रकार से भारत मौजूदा समय में फार्मास्यूटिकल्स घटक के उत्पादन में जो है बहुत चीन की, अपने यदि प्रतिद्वंदी की हम बात करें तो चीन की अपेक्षा पीछे चल रहा है। हमारा जो उत्पादन है इसमें प्रतिकूल अवस्था में है, उसको हम किस प्रकार से अपने अनुकूल कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने अनुकूल माहौल बनाकर जो हमारी आयात निर्भरता है उसको हम कम कर सकते हैं और अपने चालू खाता जो हमारा घाटा है उसको भी हम कवर कर सकते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि फार्मास्यूटिकल होता क्या है, और इसमें भी क्या बात हुई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल घटक की बात हुई है, सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक की बात हुई है। तो आपको पता होना चाहिए भाई एक्टिव फार्मास्यूटिकल घटक क्या होते हैं। सबसे पहले जो कोई दवा होती है, यहाँ पे आपको प्रस्तावना में आप पहले बताएंगे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल घटक होते क्या हैं। अब इसमें क्या शुरुआत करनी है कि सबसे पहले जो दवा होती है, दवा आप सब जानते हैं, दवा में दो घटक, कोई भी दवा है उसके दो घटक होते हैं। एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल घटक जिसको आप बल्क ड्रग भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं आंतरिक घटक जो दवाओं में मौजूद होते हैं। तो कोई भी जो दवा होती है वो दो चरणों में, मतलब उसमें दो घटक होते हैं, दो पार्ट एक प्रकार से आप कह सकते हैं। और दवा की यदि हम बात करें कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल घटक होते क्या हैं, तो साधारण सी भाषा में यदि इसकी परिभाषा देनी है तो आप बता सकते हैं कि ऐसे घटक जो दवाओं में मौजूद होते हैं, ऐसे रसायन जो दवाओं में मौजूद होते हैं जिससे वे उपचार करने की शक्ति को बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसे घटक जो दवाओं में मौजूद होते हैं और जिससे उपचार करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, ऐसे घटक को हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल घटक। ठीक है। अब इसमें यदि आगे बात करें हम कि मुख्य भाग में हमें आपको क्या लिखना है, तो मुख्य भाग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वर्तमान समय में किस स्थिति में है भारत और पूर्व में कैसे रहा है। तो यदि हम 90 के दशक की बात करें तो 90 के दशक में जो भारत हमारा देश है ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स घटक के क्षेत्र में अग्रणी था, आत्मनिर्भर था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 90 का दशक समाप्त होते होते देखने को मिला कि भारत में जो भी कंपनियां थी, जो भी प्रमुख कंपनियां थी दवाओं की, चाहे वो विदेशी कंपनियां हो या भारत की कंपनियां हो, जैसे आप भारत की कंपनियों में जेके फार्मा का नाम आपने सुना होगा, अरबिंदो फार्मा का नाम सुना होगा। तो जो भी कंपनियां थी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल घटक के क्षेत्र में कार्य कर रही थी, ये सारी क्या हो गई, जो विशेषकर जो विदेशी कंपनियां थी 3 से 4, ये क्या कर गई, चाइना को शिफ्ट कर गई, चीन को शिफ्ट कर गई। अब बात आती है कि चीन को क्यों शिफ्ट की। तो चीन को, अगर ये सारी कंपनियां भारत से अपनी फैक्ट्रियां, अपनी कंपनियों को लेकर ये चीन में निवेश किया इन्होंने, तो इसके कारण क्या रहे। इसके कारण में यदि हम देखें तो चीन की जो है जमीन वहाँ पे आसानी से सस्ती मिल जाती थी उस समय, बिजली की भी वहाँ पे सुलभता थी, कोई भी समस्या नहीं होती थी। वेस्ट जो निकलता है उसके निस्तारण की भी समस्या वहाँ पर देखने को नहीं मिलती थी। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो था लेबर फोर्स वहाँ पे कम दामों पर उपलब्ध थी। तो ये महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण जो भारत की प्रमुख कंपनियां थी, साथ साथ कुछ विदेशी भी कंपनियां थी जो इस क्षेत्र में बेहतर कर रही थी, जो भारत को एक प्रकार से उस समय में आत्मनिर्भर बनाने में विशेष योगदान दे रही थी, वो सारी की सारी कंपनियां चीन को शिफ्ट कर गई। जिसके बाद से देखने को क्या मिला कि भारत
70%, आज के समय में यदि हम देखें तो आज के समय में 70% लगभग हमारे फार्मास्यूटिकल्स के जो घटक होते हैं वो हम चीन से आयात करते हैं। ऐसी स्थिति पिछले 10 से 20 सालों में उत्पन्न हो गई। अब बात आती है कि चीन में यदि इतना सस्ता है सारी चीज़ें तो भारत इस तरह से क्यों नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, चीन यदि कोई कंपनी चीन में जाती है तो वहाँ पर उसको जो ज़मीन होता है वहाँ पर भी सब्सिडी मिल जाती है, बिजली में भी उसको सब्सिडी दी जाती है, वेस्ट निस्तारण में भी सब्सिडी दी जाती है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में यदि हम सब्सिडी का जो अभी तक का जो पैटर्न चला आ रहा है उसमें देखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर क्षेत्र, कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं उन्हीं में सब्सिडी दी जाती है और अन्य क्षेत्रों में आपको सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कोई सब्सिडी और ना ही राज्य सरकार द्वारा कोई इस तरह की सब्सिडी दी जाती है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो जो रॉ मटेरियल आता है उसका यदि हम कॉस्ट देखें तो भारत में जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो लगभग चीन से 20 से 25% ज़्यादा है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, हमारा बिजली का जो बिल है वो चीन से 20% लगभग ज़्यादा भारत में है। इसी तरह से लेबर फोर्स की यदि हम बात करें तो लेबर फोर्स भी चीन के अनुपात में भारत में महंगी मिलती है। तो बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण जो कंपनियां थी, जो अच्छी कंपनियां थी, क्योंकि कंपनियों का उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना, तो भाई जहां पे लाभ उनको मिलेगा, जहां पे ज़्यादातर लाभ मिलेगा वहीं पे वो निवेश करेंगी, वहीं पे अपनी कंपनियों को, अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करेंगी। तो मौजूदा समय में, जैसे मैंने बोला कि मौजूदा समय में क्या देखने को मिल रहा है कि हम अपने 70% जो आयात है इस क्षेत्र से उसको हम चीन से आयात कर रहे हैं, उसको हम चीन से ले रहे हैं। और यही जो है हमारा जो चालू खाता घाटा है, जो चीन और भारत के द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो यहीं पे चीन को बढ़त मिल जाती है, क्योंकि लगभग 70% हमारा चीन से आयात होता है। अब किन चीज़ों को और आपको देखना चाहिए। अब सबसे पहली बात, आपने मुख्य भाग में क्या देखा कि क्या कारण रहे, पहले की क्या स्थिति थी और बात की आज के मौजूदा समय की क्या स्थिति हो गई और किस प्रकार से जो कंपनियां थी वो भारत से बाहर हो गई, भारत से बाहर चीन में उन्होंने अपने एक नए गंतव्य के रूप में चुना और लगातार चीन से वो पूरे विश्व में इन घटकों की सप्लाई कर रही हैं। अब इसके बाद आपने कारणों को देख लिया कि किन कारणों की वजह से कंपनियां भारत से बाहर गई और किस कारण की वजह से चीन जो है पूरे विश्व में इस मौजूदा समय में एक्टिव फार्मास्यूटिकल घटक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है। अब बात आती है कि भारत को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम पुनः अपना जो 90 के दशक में जो हमारी स्थिति थी, जो हम आत्मनिर्भर थे इस क्षेत्र में, उसको हम किस प्रकार से पा सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का एक नया टारगेट रखा गया है कि हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इस क्षेत्र में हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, अब बात आती है कि मौजूदा समय में भारत को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम जो हमारी पुरानी स्थिति थी उसको हम पुनः पा सकते हैं और इस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि चीन के विकल्प के रूप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे फार्मास्यूटिकल्स के घटक मिलते हैं, जैसे कि यूएसए आपका हो गया, इटली हो गया। तो हमें क्या करना है कि चीन पर जो हम आयात निर्भरता हमारी है उसको हमें डिवाइड करना होगा। कहाँ पे, यूएसए और इटली के साथ, मतलब हम चीन से जो भी आयात कर रहे हैं उसका कुछ भाग हम यूएसए और इटली से करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे के समय में ये विवाद आगे और बढ़े और हो सकता है यदि हम सिर्फ और सिर्फ चीन पर निर्भर रहें तो कुछ समय के लिए हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाएं। तो पहला विकल्प तो ये होना चाहिए कि हमें जो चीन पर निर्भरता है उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि हम किस प्रकार से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार से सरकार कृषि क्षेत्र के लिए सब्सिडी देती है, जरूरी है कि रासायनिक उद्योगों में जो भी फैक्ट्रियां, रासायनिक क्षेत्र में जो भी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, उनको सबसे पहले बेहतर माहौल उपलब्ध कराने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहले बिजली में भी उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए, जमीन उपलब्धता उनको सुनिश्चित कराई जानी चाहिए और उनके अवसंरचना विकास में भी सरकार को निवेश करना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी क्षेत्र जब तक अवसंरचना क्षेत्र में बेहतर नहीं होगा, उस क्षेत्र से संबंधित जो भी अवसंरचना है, जो भी जरूरी उपकरण है, जो भी जरूरी मशीनरी है, यदि उसके पास नहीं होगी तो निश्चित रूप में हम विकसित देशों की तुलना नहीं कर सकते, विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अवसंरचना विकास पर भी ध्यान देना होगा और सबसे जरूरी जो बात है कि नीति निर्माण, इस क्षेत्र से संबंधित जो भी नीतियां बनाई जाए उसमें इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों की राय अवश्य ली जानी चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से जो भी
कंपनियां आती हैं, जो भी लोग निवेश करना चाहते हैं रासायनिक क्षेत्र में, उनको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को ना मिले। तो आप एक पूरा, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आप अपना एक व्यू बना सकते हैं कि किस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। और निष्कर्ष में आप इन चीज़ों को दे सकते हैं कि मौजूदा समय में जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है, और यदि हम रसायन के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें इन बिंदुओं पर कार्य करना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक कंप्लीट उत्तर कि किस प्रकार से आप इसको एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर एक बार फिर से, जिनका भी त्रुटि होगा वो एक बार फिर से प्रयास अवश्य करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। और आज का जो प्रश्न है जल्द ही आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, और उसके भी उत्तर लिखकर आप कल दोपहर 12 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।